अमृतपाल सिंह जहां 3 हफ्ते से पुलिस को चकमा दे रहा है तो वहीं सिलेंडर करने की खबरें भी तेज हो रही है। बताया जा रहा है कि अमृतपाल बहुत जल्द सिलेंडर करेगा, जिसको लेकर पंजाब के अलग अलग इलाके में पुलिस हाई अलर्ट हो गई है। 3 हफ्ते से पुलिस को परेशान करने वाला अमृतपाल सिंह सामने आ सकता है। सुरक्षा एजेंसी को जानकारी हाथ लगी है कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह के होने वाले खास सभा में अमृतपाल सिंह सिलेंडर कर सकता है। सुरक्षा एजेंसी पूरी तरीके से तैयार है। 18 मार्च को वारिस पंजाब का मुखिया अमृतपाल सिंह फरार हो गया था। हालांकि पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह के सहयोगी और साथी पर एक्शन लिया। अमृतपाल सिंह के 114 से ज्यादा साथी को गिरफ्तार कर चुका है। सिर्फ अमृतपाल के अलावा चप्पा चप्पा पर पुलिस होने के बावजूद हर बार अमृतपाल पुलिस को चकमा देता रहा। कभी उसकी लोकेशन यूपी मिली तो कभी झारखंड, तो कभी उत्तराखंड, तो कभी हिमाचल, तो कभी नेपाल। वो पुलिस के आंखों में धूल झोंकने में कामयाब होता रहा। इस बीच उसकी कई सारी वीडियो भी सामने आई जिसमें वो साफ तौर पर पुलिस को चुनौती दे रहा है, कह रहा है कि मुझे भगौड़ा मत कहो, मैं पहले तो पंजाबी हूँ, उसके बाद से लीडर भी हूँ, मैं अपने आदमी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, मैं अपने लोगों के बीच आऊँगा लेकिन मैं सिलेंडर नहीं करूँगा। आपको बता दें कि आज हो सकता है कि अमृतपाल सिंह को सिलेंडर कर लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए। सुरक्षा सूत्रों की जानकारी जो हाथ लगी थी, ज्ञानी हरप्रीत सिंह तलुंडी साहिबों में एक खास सभा कायम कर रहे हैं। उस सभा में अमृतपाल सिंह को भी बुलावा दिया गया है। बताया जा रहा है कि उस सभा में अमृतपाल सिंह भी मौजूद होंगे और वहां पर पुलिस सुरक्षा एजेंसी की कड़ी नज़र होगी। उसमें देखना यह है कि क्या अब अमृतपाल को पकड़ा जाएगा या अमृतपाल अब पकड़ा जाएंगे या हमेशा की तरह फिर से पुलिस से नज़रें मिला करके, पुलिस को धोखा दे करके, पुलिस को चकमा दे करके, पुलिस की आंखों में धूल झोंक करके निकल जाएंगे। हम दूसरी बड़ी खबर की तरफ बात करते हैं कि संगम नगरी यानी कि प्रयागराज, तब प्रयागराज का नाम इलाहाबाद हुआ करता था। उस वक्त वहाँ इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी और वहाँ के नेताओं का हुंकार पूरी यूपी में गूंजा करता था और 80 के दशक में प्रयागराज बदल रहा था। या यूँ कह लीजिए कि वहाँ का रंगो रूप और नया रंगो रूप और सियासी आवरण इख्तियार कर रहा था। प्रयागराज अपना कद बड़ा कर रहा था। नए कॉलेज बन रहे थे, नए नए उद्योग स्थापित हो रहे थे, बड़े बड़े सरकारी ठेके बंट रहे थे। इलाहाबाद के छात्र नेता और शहर के दबंग लोगों में दौलतमंद बनने की चाहत बुलंद हो रही थी। इसी दौर में चकिया मोहल्ले में रहने वाले फिरोज तांगेवाले का बेटा अतीक अहमद सुर्खियों में आता है। 1979 में फिरोज तांगेवाले का बेटा और चकिया मोहल्ले का वो लड़का अतीक अहमद हाई स्कूल में फेल हो जाता है। पिता इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर तांगा चलाते थे, लेकिन बेटे के सिर पर जल्दी अमीर बनने का जुनून सवार था। महज 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर हत्या का आरोप लगा। इसके बाद उसके गुनाहों का धंधा वक्त के साथ साथ फलता फूलता रहा। वो चकिया और आसपास के इलाकों में रंगदारी वसूलने लगा। लेकिन उस दौर में एक शख्स ऐसा भी था जिसे अतीक अहमद की दबंगई अखरने लगी थी। पुराने इलाहाबाद में उस वक्त चांद बाबा के नाम का खौफ हुआ करता था। लोग बताते हैं कि पुलिस भी उस दबंग के इलाके में जाने से डरती थी। अगर कोई पुलिस वाला गलती से चला भी गया तो चांद बाबा के गुंडे उसे पीट कर ही वापस भेजते थे। चांद बाबा के छोटे से गैंग के सामने चकिया का 20 साल का लड़का अतीक अहमद खुद को उससे बड़ा गुंडा साबित करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था। उम्र के साथ साथ बदमाशी की दुनिया में भी अतीक अहमद चांद बाबा से बहुत छोटा था। लेकिन पुलिस और उस दौर के कुछ नेता अतीक अहमद को शह दे रहे थे। वो चांद बाबा के खौफ को खत्म करने के लिए लोहे को लोहे से काटने की कोशिश कर रहे थे। स्थानीय पुलिस, नेता और बदमाशों के इसी कॉकटेल के दम पर अतीक अहमद गुनाहों का हमसाया बनता चला गया। बाहुबली और 80 से ज्यादा मुकदमों में आरोपी अतीक अहमद के दर्जनों किस्से हैं। कहते हैं गुनाहों की दुनिया में जाने के कुछ दिनों बाद ही उसने अपना राजनीतिक गठजोड़ इतना मजबूत कर लिया था कि एक बार जब उसे पुलिस उठा ले गई
तो उसने वो कर दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। 1986 की बात है। यूपी में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। चकिया के अतीक अहमद का गैंग पुलिस के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। उस वक्त पुलिस अतीक और उसके लड़कों को गली गली खोज रही थी। एक दिन पुलिस ने उसे उठा लिया। पुलिस वाले उसे थाने नहीं ले गए। किसी को खबर नहीं लगी कि आखिर हुआ क्या। सबने समझा अब अतीक का काम तमाम हो चुका है। लेकिन तभी दिल्ली से एक फोन आया। बताया जाता है कि वो फोन एक सांसद का था जो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेहद करीबी थे। दिल्ली से फोन आया लखनऊ, लखनऊ से फोन किया गया इलाहाबाद और पुलिस को अतीक अहमद को छोड़ना पड़ गया। पुलिस और नेताओं को यह एहसास भी नहीं था कि अतीक सिर्फ चांद बाबा के लिए नहीं बल्कि आगे चलकर कानून के लिए भी बड़ी चुनौती और सियासत के लिए बड़ा सिरदर्द बनने वाला था। अतीक अहमद और चांद बाबा में कई बार गैंग वॉर हो चुका था। दोनों ने चुनाव लड़ा। अतीक विधायक बन गया और चांद बाबा हार गए। 1989 में चुनाव जीतने के कुछ ही महीनों बाद चांद बाबा की हत्या कर दी गई। बीच चौराहे, भरे बाजार, ये सिर्फ प्रयागराज के पुराने गैंगस्टर की हत्या नहीं थी बल्कि नए गैंगस्टर के बाहुबल का खूनी उदय भी था। कहते हैं पुलिस की शह पाकर अतीक अहमद ने एक एक करके चांद बाबा का पूरा गैंग खत्म कर दिया। उसकी हत्या के बाद अतीक का खौफ इस कदर फैला कि लोग इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक का टिकट लेने की हिम्मत तक नहीं कर पाते थे। इसी वजह से 1991 और 93 में वो लगातार निर्दलीय चुनाव जीता। इसी बीच समाजवादी पार्टी से उसकी नजदीकियां बढ़ी। 96 में समाजवादी पार्टी ने उसे टिकट दिया और वो चौथी बार विधायक बना। 1999 में उसने अपना दल का हाथ थाम लिया। 2004 में बाहुबली अतीक ने यूपी को हिला देने वाली घटना को अंजाम दिया। 2004 में उसने एक बार फिर समाजवादी पार्टी का दामन थामा और फूलपुर से सांसद का चुनाव जीत गया। उसके सांसद बनने के बाद इलाहाबाद पश्चिम सीट खाली हो गई तो उसने अपने भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन अतीक का भाई बीएसपी के राजू पाल से 4000 वोटों से हार गया। राजू पाल जो कभी बाहुबली अतीक अहमद का ही दाहिना हाथ हुआ करता था। उस समय राजू पर 25 मुकदमे दर्ज थे। राजू पाल के हाथों अपने भाई की हार अतीक को बर्दाश्त नहीं हुई। अक्टूबर 2004 में राजू पाल विधायक बन गया, लेकिन अतीक उसकी जान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया क्योंकि उसने उसके बाहुबल को सबसे बड़ी चुनौती दी थी। नवंबर 2004 यानी विधायक बनने के 2 महीने बाद अतीक अहमद के गैंग ने सरेआम बीएसपी विधायक राजू पाल के साथ वो किया जिसे सुनकर आज भी लोग खौफ से कांप उठते हैं। 25 जनवरी 2005 को राजू पाल के काफिले पर हमला हुआ। राजू पाल को कई गोलियां लगी। राजू पाल के समर्थक उसे टेम्पो से अस्पताल लेकर जाने लगे। अतीक अहमद के शूटर्स को लगा कि राजू अभी जिंदा है। अतीक के शूटर्स ने टेम्पो को घेरकर फायरिंग शुरू कर दी। रास्ते भर राजू और उसके साथियों पर गोलियां चलाई गईं। जब तक राजू अस्पताल पहुंचा उसे 19 गोलियां लग चुकी थी। डॉक्टरों ने राजू को मृत घोषित कर दिया था।